गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जो पुराना टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका पार्ट 4 लेके आज हम आए हैं। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा तो ये वाला वीडियो समझने में बहुत आसानी रहेगा। आई होप you will be having an enjoyable time. Let's start the topic. First of all, atmospheric refraction. इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेनबो मतलब डिस्पर्शन पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट का लेयर्स होता है। तो भाई ये डिफरेंट लेयर्स मतलब क्या है? डिफरेंट लेयर्स के मतलब फिर डिफरेंट थिकनेस का, डिफरेंट डेंसिटी का लेयर होता है। ज्यादातर हाई डेंसिटी वाला सामान नीचे रहता है, ऊपर रहता है? नीचे रहता है भाई। जिसका डेंसिटी ज्यादा है नीचे रहेगा, डेंसिटी हायर। और लो डेंसिटी वाला सामान ऊपर, इसलिए ऊपर। ठीक है। अब मान लो यहां से कोई रे ऐसा आ रहा है, ये हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, चलो ठीक है। तो यहां से कोई रे ऐसे आया, इस पे गिरा। तो गिरने के बाद मान लो कुछ नहीं, ऐसा है, ये नहीं ऐसा है। इसके बाद ये इस यहां पे जाना चाहता था तो नहीं जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, नजदीक आते रहे, ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई पेड़ है तो ये वाला पेड़ हम लोग यहाँ पे बैठ के अगर यहाँ पे अगर अपना आई जमाएंगे तो देख पाएंगे ये वाला सामान को। यहाँ पे अगर सूरज होगा तो सूरज हम देख पाएंगे। कहाँ दिखेंगे भाई? इधर देखेंगे सूरज, यहाँ पे देखेंगे सूरज चमकता। समझ में आया? तो पेड़ भी यहाँ देखेंगे भाई, पेड़ है। ठीक है, ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग देख ही पा रहे हो। मान लो यहां पे सूरज, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब दूर ये हमें जहां पे आसमान और जमीन मिल रहा है, दिख रहा है वही। तो ये हमारा हॉरिजॉन हो गया। तो ये हम हॉरिजॉन में हम है, मान लो ये हमारा आंख है हॉरिजॉन में। अब सूरज अगर हॉरिजॉन के नीचे उतर गया तो हमको नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो सूरज का रोशनी इधर से करके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जरिए क्या होता है, अब वापस अपने आंख में पहुंचता है। मान लो ऐसा है, यहां पे पहुंचा। तो इसीलिए हम लोग सूरज से रोशनी कब दिख जाएंगे? कब? ये हॉरिजॉन के नीचे जब चलेगा। हॉरिजॉन के नीचे कब रहता है? या तो सनराइज के पहले, नहीं तो सनसेट के बाद नीचे रहता है। तो नीचे रहता है इसलिए हम लोग सनराइज से पहले भी सूरज का किरण देखेंगे। जब सूरज दिख भी नहीं रहा है तब भी उसका रोशनी देखेंगे हम लोग। और सनसेट के बाद सूरज तब भी सूरज नहीं रहता है सामने, लेकिन सूरज का रोशनी कुछ देर तक रहता है। जब तक ऐसे राउंड राउंड होके मेरे आंख में आता रहेगा हम लोग देख पाएंगे, उसके बाद पूरा अंधेरा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, अर्ली सनराइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लेट सनसेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाई डू वी सी अर्ली सनराइज, व्हाई डू वी सी लेट सनसेट? आप लोगों को ऐसे डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में मेन जो पॉइंट आएगा क्या ना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन
after when the sun is beyond the below the horizon line or below the horizon, its ray used to reach to our eyes through the atmospheric refraction, and we are able to see sunlight before sunrise, after sunset. That is the answer. So इसके बाद एक बहुत एक केस हो गया. फर्स्ट केस क्या है? अर्ली सनराइज और लेट सनसेट. दूसरा केस पे चल जाते हैं. दूसरा केस तो बहुत सारे है. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you were, up above the world so high, like a diamond in the sky. आप लोग सुने होंगे. सर पगला गए, सर ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं. हाँ, आसमान में जो सितारे होते हैं वो जो चमकता है, मतलब कभी उसका ये इंटेंसिटी बढ़ गया तो कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया, इसलिए लगता है जैसे वो ब्लिंक कर रहा है. तो ब्लिंकिंग दैट मींस ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग क्यों होता है? ये ट्विंकलिंग का काम भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो ट्विंकलिंग क्यों होता है देखते हैं ना. स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस. स्टार हम लोगों से बहुत दूर रहता है, तो उसका जैसे ही वो पाला पड़ता है हमारे एटमॉस्फेरिक ये का, तो बीच में इतना सारा एटमॉस्फेरिक ये पास करके हमारे पास आता है. तो ये परपेंडिकुलर नहीं, हम थोड़ा तिरछा लेंगे तो अच्छा समझने में अच्छा लगेगा. चलो भाई, स्टार फिश की तरह दिख रहा है. तो आया, आने के बाद आया 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 ऐसे करके आया, हम लोग ऐसे दिख रहे हैं. चलो अब ये जो है हम लोगों को क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ये चेंज होते रहता है ड्यू टू कन्वेक्शन. आप लोग पढ़े होंगे कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ हीट. नीचे वाला लेयर जैसे गर्म हुआ ऊपर चला गया, फिर उसके अगला वाला लेयर गर्म हुआ ऊपर चला गया, ऐसे करके रोटेट होते रहता है कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ हीट. तो ऐसे उसका जो लेयर होता है उसका जो डेंसिटी है, अभी ये वाला लेयर का जो डेंसिटी है, ये जब ये वाला लेयर ऊपर चला जाएगा तो ये वाला लेयर क्या नीचे में आ जाएगा, तो डेंसिटी घट जाएगा. तो ये वाला लेयर का वो नहीं रहेगा आगे वाला, तो लेयर जैसे ही उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो ये जो है उसका जो चमक है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम. एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्विंकलिंग, and it is that's why it is known as twinkling of star. Why it is happening? It is happening due to atmospheric diffraction and changing density of the atmosphere. ठीक है, जहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है वहां पे बैठ के देखेंगे तो ये ऐसे ट्विंकल नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और केस है मिरेज और इल्यूशन. आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग डिजर्ट एरिया में जाते हैं तो डिजर्ट एरिया में जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है. तो ये जो भाई साहब यहाँ पे भूखा प्यासा यहाँ पे घूम रहा है, ये क्या होता है लेयर ऐसे चेंज होते रहता है अप एंड डाउन, मतलब ऐसे सर्कुलर लेयर से. पहले ये वाला गर्म हुआ ऊपर गया, ये वाला गर्म हुआ ये ऊपर गया, ऐसे जो चेंज ऐसे बहुत फास्ट होते रहते हैं. और मान लो यहाँ पे कोई पेड़, खजूर का पेड़, तो इसके पास इसका जो थ्रू एटमॉस्फेयर इससे मान लो ये ऐसे ऐसे इसके आंख में आया. आने के बाद ये जो दिखेगा ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द डेंसिटीज, ये क्या होगा, इसको ऐसे लगेगा. वो जो पेड़ ऐसा लगेगा जैसे वो कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा हो. सर ये ऐसा लगेगा, हाँ ऐसा दिखेगा. पेड़ जैसे जैसे हिला हुआ दिखेगा, तो पेड़ ऐसे हिला हुआ थोड़ी ना होता है, उसको लगेगा कि वहां पे कोई जरूर पानी है, जिस पानी का इमेज हमको मिरर इमेज हमको यहाँ पे दिख रहा है. तो जल्दी वहां पे भागेगा, भागने के बाद वहां पे पेड़ है और सूखा पानी कुछ नहीं. ठीक है,
इस पर्टिकुलर केस को हम इसको बोला जाता है मिरेज। मींस ये वहां पे लगेगा तो वहां पे कोई है, मिरर है पानी में, वहां पे पानी जैसा कोई है, लेकिन इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। एक बस पेड़ से उसको पानी थोड़ी ना, पानी का प्यास लगा है, बेचारा भागेगा, भागने के बाद फिर वहां पे खाली पेड़ है, खजूर का पेड़ हो सकता है, कैक्टस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे उसका प्यास मिटेगा थोड़ी। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का बहुत सारे केसेस हो गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब एक दूसरे से तितर बितर हो जाना, हो गया। अब स्कैटरिंग लाइट को ऐसे इधर उधर हिला देता है नहीं, यहाँ पे आता है कि लाइट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई लाइट क्या है, एक वेव। लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग मैक्स प्लैंक का एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं कि ये वी नीड इज एन चेन ऑफ फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन आ रहा है, मतलब पार्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर उस लाइट से कोई ऐसा पार्टिकल भिड़े जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत छोटा हो, तो वो लाइट रे को इधर उधर छिटक सकता है। ये लाइट रे आया, एक यहाँ पे गिरा, जाके ये इसको इधर उधर भीतर कर सकता है, ठीक है। दिस फेनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, एक चीज आप लोग बता देते हैं कि इसके पहले हम लोग जो डिस्पर्शन पढ़े थे, डिस्पर्शन वाज इन्वेंटेड बाय again none other than Newton, and this scattering of light was invented by a particular British physicist, नाम है लॉर्ड रायले। बहुत घटक पटक नाम है, तो लॉर्ड रायले, तो इसीलिए इसको रायलेस क्राइटेरिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये स्कैटरिंग का होगा, किसका होगा, किसका ज्यादा होगा। तो ये अगर पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हो गया तो उसका स्कैटरिंग नहीं होगा। अरे भाई उसका टक्कर का होना चाहिए, लाइट उस जो ये पार्टिकल इसका टक्कर का होना चाहिए, तभी इसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा, समझ में आया। अगर उसका टक्कर का नहीं है तो रिफ्लेक्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। मान लो ट्रेन तुमको टक्कर मारा, अरे ट्रेन तुमको टक्कर मार के थोड़ी ना पटरी से गिरने वाला है, एकदम तुमको मार के उड़ा देगा, तुमको तितर बितर कर देगा। हाँ, ट्रेन को इधर उधर छिटकने के वक्त तुमको ट्रेन जैसा कोई चाहिए, तो लाइट में जैसा पार्टिकल चाहिए, मतलब उसका साइज उतना नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला भी है, x equal to 2 pi r by lambda, where lambda is the wavelength, a wavelength of the incident light, wavelength, और ये r is the radius। तो आप मान लो ये वेवलेंथ जो है ये आपको एंगस्ट्रॉम में होता है। आपका मान लो ये का मान लेते हैं, येलो लाइट का मान लेते हैं, तो उसका ऐसे होता है 496, मतलब मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है, 10 to the power -6 मीटर, उतना लेवल का है नीचे। तो उसका रेडियस का क्या होगा खुद ही समझ, उसका मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा आप लोग जान। नेक्स्ट, रैले एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया ऑब्जर्व किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं रायलेस फॉर्मूला। रायलेस फॉर्मूला और क्राइटेरिया। ये रायलेस क्राइटेरिया क्या बोलते हैं ना, I, that is intensity of the scattered light, is inversely proportional to the fourth मतलब power of incident of wavelength of the incident light, मतलब ऐसा I direct this as lambda
मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ का होगा उसका स्कैटरिंग उतना कम होगा। रेड के लिए क्या होगा, 1 बाय उसका 700 के आसपास होता है, 670 के आसपास होता है, तो 670 एंगस्ट्रॉम जो भी होगा टू द पावर 4। जब भाई ये आएगा वो भाई 670 में नहीं आएगा, वो 400 आएगा, तो ये 400 टू द पावर 4 आएगा, तो नीचे कम आएगा, मतलब ये वाला वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर लाइट, इंटेंसिटी मतलब क्या है, कितना स्कैटर हुआ, इंटेंसिटी कम होते जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रैलेस क्राइटेरिया। तो रैलेस क्राइटेरिया से हम लोग को ये पता चलता है कि भाई जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका स्कैटरिंग भी ज्यादा नहीं कम है। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट वायलेट का होगा, उसके बाद इंडिगो का होगा, उसके बाद ब्लू का होगा, उसके बाद ग्रीन का होगा, उसके बाद येलो का होगा, उसके बाद ऑरेंज का होगा, उसके बाद सबसे कम स्कैटरिंग रेड का होगा। समझ में आया स्कैटरिंग? अब इसका इंप्लीमेंटेशन, सर ये स्कैटरिंग पर क्या है, इसका बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन है, बिना इससे सवाल किए कोई भी सवाल कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। क्या है, फर्स्ट वायलेट, ये क्या है, स्काई इज ब्लू, भाई सिर्फ स्काई नहीं समुद्र भी हम लोग देखते हैं ब्लू है, क्यों, वाई, सर वो दूसरे कलर का हो सकता है, ब्लू क्यों देखते हैं, ब्लू देखते हैं इसलिए ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है तो हमारे आंख में पहुंचता है। भाई सर आप गलत बोल रहे हैं, क्यों भाई, ये सर स्कैटरिंग ब्लू से इंडिगो का भी है, वायलेट का भी है, तो ब्लू का सबसे ज्यादा, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया ना। आंख, ह्यूमन आई जब पढ़े थे आप लोगों को बताए थे, हमारे आंख में दो टाइप का सेंसिटिव कलर सेंसिटिव सेल है, वन इज, याद करो क्या है, ब्लू, अनदर वन इज येलो, ठीक है, ये दो कलर का सेंसिटिव सेल, तो स्कैटरिंग होगा, अब रेड कलर का स्कैटरिंग कम होगा, तो हमारे स्कैटरिंग इंटेंसिटी मतलब चार्ज की वो छिड़कता ये कम होगा, ऑरेंज उससे थोड़ा सा ज्यादा, वाइट उससे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे करके सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ये लास्ट तीनों का होगा, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है कम, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। सर वायलेट इंडिगो क्यों नहीं देखते हैं, हमारे आंख ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, इसीलिए वायलेट इंडिगो नहीं, हमारे आंख, भैंस की आंख, माँ की आंख, सब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, इसीलिए स्काई इज ब्लू एंड द ओशन इज आल्सो ब्लू। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आंसर ऐसे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व स्काई एज ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, our eyes is having sensitive cells for blue color, so we will observe sky as blue, और ऐसे तो ये हो गया स्काई ब्लू। फर्स्ट सर सिर्फ एक ही काम के लिए है, नहीं बहुत सारे, अभी रुक जाओ सर। दो, सिग्नल लाइट, सिग्नल लाइट का कौन सा इस्तेमाल करते हैं, देखो भाई ये तीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तीन क्यों नहीं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट क्यों नहीं। सबसे पहले स्टॉपिंग सिग्नल सबसे जरूरी सिग्नल है, वो क्या होता है, येलो ग्रीन नहीं होता ना, रेड होता है, क्यों सर, हमको ग्रीन कलर बहुत पसंद है, हम रेड नहीं लगाएंगे, स्टॉपिंग सिग्नल हमको ग्रीन ही करना, करो कोई दिक्कत नहीं, दूर से दिखेगा नहीं, क्यों दूर से दिखेगा तो क्या होगा, दूर से देखोगे स्कैटरिंग की वजह से तुम्हारे आंख तक पहुंचेगा ही नहीं ग्रीन, बहुत दूर से, जबकि रेड लाइट का स्कैटरिंग कम है तो वो सीधे तुम्हारे आंख तक पहुंच जाएगा, बहुत दूर से तुम उसको देख पाओगे, और वहां पे कोई सिग्नल है हमको स्टॉप करना है, ऐसे जो है आप लोग पहले से तैयारी करोगे, समझ में आए, इसीलिए ऑल द स्टॉपिंग सिग्नल इज रेड हो गया। चलो
सर इतना ही नहीं, और थर्ड फेनोमेना, हम लोग स्काई को रेड देखते हैं कभी कभी। सर ये ब्लू रेड क्या है भाई? ब्लू ज्यादातर देखते हैं, रेड कब देखते हैं? मॉर्निंग में सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो यही है, सनराइज और सनसेट के वक्त हम लोग रेड देखते हैं। क्यों? आप लोगों को पता है, इससे पहले पढ़ाए थे भाई, हॉराइजन के नीचे होता है, यहां से घूम के आता है हमारे आंख में। कब? ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। तो इसीलिए इतना रास्ता तैर करके आता है, तो बीच रास्ते में ही थक के ऐसे हो जाता है। कौन? ये नीचे वाला सारे कलर स्कैटर होकर फूट जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सब ग्रीन, सारे के सारे फूट जाता है। बट सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड का, इसलिए हम लोग सनराइज और सनसेट के वक्त आसमान को रेड देखते हैं। सर दिन के बाकी वक्त क्यों देखते हैं? अरे दिन के बाकी वक्त सूरज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है। तब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस कम होता है, तब जो स्कैटरिंग वाला है वो इधर फैलता है, तो हम लोग को दिखता है। लेकिन इधर अगर फैलेगा, कहाँ दिखेगा? यहाँ पे हम लोग। यही कारण है कि दिन में हम लोग देखते हैं ब्लू, ठीक है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग इतना दूर तय करने से ये हमको रेड दिखता है। तो कोई केस छूट गया? एक सेकेंड। ठीक, तो इतना ही है। एक चीज और, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी आपका मान लो, सबसे ब्राइटनेस, हाईएस्ट ब्राइटनेस कौन सी कलर का है इसमें से? रेड नहीं, ऑरेंज नहीं, येलो, ये सब ब्राइटेस्ट कलर। ठीक है, इसलिए येलो कलर का भी हम लोग के आंख में सेंसिटिव है। इसलिए कभी कभार सूरज का रोशनी हम लोगों को लगता है भाई व्हाइट नहीं है, येलो कलर का है, तो सूरज येलो कलर का रे आ रहा है, नहीं, व्हाइट ही आ रहा है। लेकिन हमारे आंख जो है वो येलो कलर के लिए सेंसिटिव है, तो हम लोग वो व्हाइट है वो येलो टाइप का देखते हैं, एक्चुअली होता है। ठीक है, तो अप टू दिस आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड योर टोटल ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड टोटल चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजी चैप्टर, लाइव चैप्टर, और क्या बोले, गाना भी गा लिए ट्विंकल। तो I hope you have liked the video, and if you like it, you just subscribe, share, comment, and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. If you are having any kind of suggestion, inform me in the comment box. Till then, thank you. Take care.